9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नाजमी। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। नाजरीन, हालांकि हम अपनी सेहत से गाफिल तो नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातें होती हैं जिन पर तवज्जो ना देने की वजह से उसके नतीजे ये होते हैं कि आगे चलकर यही छोटी छोटी बातें जो हैं वो परेशानियों में और बड़ी दिक्कतों में तब्दील हो जाती हैं। आज हेलो डॉक्टर के इस बेहद ख़ास शुमारे में हम एक ऐसी ही मर्ज़ की, या यूँ कहें कि ऐसी अलामात की बात करेंगे जिसे हम कहते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी कि बिला इरादा पेशाब का ख़ता हो जाना। नाजरीन, इस मर्ज़ में मुब्तला जो इंसान होता है वो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी का भी शिकार होता है, उससे भी वाबस्ता होता है, और डॉक्टर की तरफ रुजू करने में भी उसे शर्म महसूस होती है, जिसका ये नतीजा होता है कि ये जो मर्ज़ है, ये बीमारी, ये अलामात है, वो बढ़ती चली जाती है और परेशानियों का सबब पैदा करती है। कहीं ना कहीं जो सोशल उसके ताल्लुकात होते हैं, मुआशरी ताल्लुकात होते हैं, वो भी मुतासिर होते हैं और वो तन्हाइयों और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उनकी नज़र हो जाता है। तो आज इसी बेहद सेंसिटिव इशू पर हम बात करेंगे, तफसीली जानकारी हासिल करेंगे, जिसके लिए हमेशा की तरह हमने स्टूडियो में मदऊ किया है एक्सपर्ट्स के एक ख़ास पैनल को। करवाएंगे आपका उनसे तारुफ, और आपसे भी ये कहेंगे कि अगर आप भी इस मौजू से जुड़ी कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें, शुरुआत करें। आइए नज़र डाल लेते हैं इस बेहद ख़ास रिपोर्ट पर। नाजरीन, कुदरत ने हमें एक मजबूत जिस्मानी निज़ाम के साथ साथ अपनी मुख्तलिफ हाजात को कंट्रोल करने की कुव्वत भी अता की है, लेकिन इसमें भी हमारे जिस्म के आज़ा का अहम रोल होता है। मसाने यानी यूरिनरी ब्लैडर की मजबूती की वजह से हम ऐसी सूरत में पेशाब कंट्रोल कर पाते हैं जहां उसके इखराज का मौका ना हो। जब यही मसाना कमजोर हो जाता है तो हम पेशाब को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो खुद ब खुद खारिज हो जाता है। इसी सूरत हाल को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस उस तिब्बी हालत को कहते हैं जब अचानक गैर इरादी तौर पर पेशाब खारिज हो जाता है। ये बुनियादी तौर पर मसाने की कमजोरी की वजह से होता है और इससे ज्यादातर खवातीन मुतासिर होती हैं। 50 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन और हामला खवातीन में ये हालत ज्यादा पाई जाती है। पेशाब पर कंट्रोल न कर पाने की बीमारी पेशाब की नली के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। कब्ज और किसी दवा के रिएक्शन की वजह से भी इस तिब्बी हालत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये कुछ वक्त के लिए होता है और जब ये कैफियत ज्यादा वक्त के लिए हो तो डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। पेशाब पर काबू न कर पाने के मसले की आम अलामात में छींकते हुए, जोर से हंसते हुए या वर्जिश करते हुए पेशाब का निकल जाना शामिल है। इसके अलावा अचानक जोर से पेशाब महसूस होना और बार बार पेशाब के लिए जाना भी इस बीमारी की अलामात हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की चंद अक़साम भी हैं, जिनमें तेजी से पेशाब आना सबसे आम है। इस हालत में मुब्तला फर्द को पेशाब करने की फौरी जरूरत महसूस होती है। अर्जेंसी इतनी ज्यादा होती है कि वॉशरूम पहुंचते ही पेशाब खारिज होने लगता है। पेल्विक मसल्स का कमजोर होना, मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन की सतह में कमी इसकी वजूहात हो सकती हैं। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी इस प्रॉब्लम की एक किस्म है, जिसमें जिस्मानी सरगर्मी या तनाव के दौरान पेशाब खारिज हो जाता है। इस हालत में जोर से खांसने, हंसने, भागने और वर्जिश करते वक्त पेशाब निकल जाता है।
ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस इस बीमारी की एक और किस्म है जिसमें पेशाब करने के बाद भी मसाना पूरी तरह खाली नहीं होता और इससे मुतासरा शख्स को कई बार पेशाब करने की जरूरत पेश आ सकती है। इस कैफियत में पेशाब होने के बाद भी मसाने में भारीपन महसूस होता है। मर्दों के मुकाबले खवातीन को इस प्रॉब्लम का ज्यादा खतरा होता है, लेकिन खवातीन शर्म की वजह से इस बारे में बात नहीं करती और ये परेशानी बढ़ती जाती है। बढ़ती उम्र भी इसकी एक वजह है, क्योंकि एक उम्र के बाद पेशाब की नाली के पट्टे अपनी ताकत खो देते हैं। वजन का ज्यादा होना भी इसकी एक वजह मानी जाती है। कैफीन का ज्यादा इस्तेमाल भी इस परेशानी का सबब बनता है। काबिल गौर है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की वजह से इंसान के समाजी, पेशावराना और जाती ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। लिहाजा इसका इलाज करवाएं और ये बीमारी ठीक हो सकती है। तो इस रिपोर्ट में भी हमने फरहान देखा कि मर्द हजरात में और ख़वातीन हजरात में ये जो मर्ज़ है, ये अलामात इसे कहें तो ये ज़्यादा नुमायाँ होती है और इसमें कहीं ना कहीं शर्मिंदगी का जो एक पहलू वो भी वाबस्ता होता है, जिसकी वजह से लोग डॉक्टर की तरफ रुजू नहीं करते, अपनी परेशानी को शेयर नहीं करते हैं और बद से बदतर हालात पर पहुँच जाते हैं। ये बहुत ही समझने की ज़रूरत है। अगर किसी तरह की परेशानी हो रही है, कोई मर्ज़ आपको महसूस हो रहा है, अभी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की बात चल रही है, हम इसी की बात कर रहे हैं, लेकिन और भी कोई मर्ज़ अगर महसूस हो रहा है तो कभी भी डॉक्टर के पास जाने से परहेज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ही उसे सही से देखेगा और आपका इलाज शुरू करेगा। आज इस ख़ास मौजू पर जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ये एक बहुत ही अलामात है, बहुत ही ऐसी अलामात है कि अक्सर आदमी इसको जल्दी से बता भी नहीं पाता, वो हिचकिचाता है, हेजिटेशन फील करता है, लेकिन जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तब तक ये मर्ज़ चलता रहेगा और आप परेशान रहेंगे। तो आज इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जो माहिरीन का, एक्सपर्ट्स का ख़ास पैनल मौजूद है हमारे इस स्टूडियो में, आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हेमंत कुमार गोयल, जो कि प्रोफेसर हैं, हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, दिल्ली में। हमारे साथ दूसरे जो एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर सिद्धार्थ जैन। डॉक्टर सिद्धार्थ जैन एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, एम्स दिल्ली में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सनी गोयल। डॉक्टर सनी गोयल सीनियर यूरोलॉजिस्ट हैं दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं। आपका खैर मकदम प्रोग्राम में शिरकत के लिए। डॉक्टर हेमंत, आपसे शुरू करता हूं प्रोग्राम में। यहाँ पर अभी बात हो रही है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की, ये सिम्टम्स हैं इस तरह के कि इंसान इसको जब ये होता है तो बहुत दिन तक सोचता रहता है ये हो क्या रहा है, किस तरह की परेशानी है, वो समझ भी नहीं पाता है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और ये कितनी तरह का होता है। देखिए, पहले तो धन्यवाद इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। और जो ये सवाल है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या है, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर पेशाब का निकल जाना बिना हमारे कंट्रोल के, मतलब भगवान ने हमारा शरीर ऐसे बनाया है कि जब हमारे को जब हम चाहें तो हम पेशाब करें और जब हम रोकना चाहें तो हम रोक सकें। जब ये कंट्रोल मिस हो जाता है तो उसको हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं, कि पेशाब का निकल जाना बिना, जब हम नहीं चाहते उस टाइम पे। तो अब ये बहुत सारे तरीके का होता है, जैसे आपकी रिपोर्ट ने बताया कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। तो ये होता क्या है, तो जनरली ये अगर कोई खांसता है, छींकता है, जोर से बात करता है और पेशाब निकल जाता है, तो इसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। कि थोड़ा सा प्रेशर पड़ा ब्लैडर पे और पेशाब निकल गया, तो इसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं, जो जनरली महिलाओं में कॉमन होता है 30 साल से 50 साल या 30 साल से 60 साल के बीच में, जब उनकी नॉर्मल डिलीवरी के बाद जब 2-3 डिलीवरीज हो जाती हैं, तो उस टाइम पे उनके ऑर्गन थोड़े वीक हो जाते हैं, तो वो रोक नहीं पाते, इसको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। ऑल्दो ये और मेल्स में या बच्चों में भी हो सकता है, बट जनरली महिलाओं में कॉमन होता है। दूसरा है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है कि पेशाब का जोर लगा और हम रोक नहीं पाए और वो निकल गया, इतना जोर की लगा, तो इसको कहते हैं अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस। अब ये जो होता है, इस तरीके का इनकॉन्टिनेंस पुरुष में कॉमन होता है जब वो 50 साल से ऊपर होते हैं, और महिलाओं में कॉमन होता है 40 से 60 साल के बीच में। और तीसरा होता है हमारा ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, जो जनरली हमारा इस वजह से होता है जब हमारा पेशाब पे पूरा कंट्रोल ही लॉस्ट हो गया है, जैसे कि किसी को स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो जाती है, तो ये जनरली बच्चों में ज्यादा कॉमन होता है, जिनमें आपके वो कंजेनिटल डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, किसी की स्पाइनल कॉर्ड कट गई, तो उस तरीके
तरीके की चीज़ों में, न्यूरोजेनिक ब्लैडर में ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, तो ये 3 तरीके के इनकॉन्टिनेंस जी। हैं और ये मिक्स भी हो सकते हैं कि स्ट्रेस अर्जेंसी के साथ हो सकता है, अर्जेंसी, तो ये सब मिक्स भी हो सकता है, उसको मिक्स इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। तो ये हमारे कॉमन तरीके के इनकॉन्टिनेंस है। ओके, यहाँ पर आपने जिक्र किया अर्जेंसी कॉन्टिनेंस का, यहाँ पर आपने जिक्र किया स्ट्रेस कॉन्टिनेंस का। तो मैं जानना चाहता हूँ, अगर ये किसी के साथ हो रहा है तो क्या वो ये सोचे कि वो इसका मरीज बन गया है, या ये किसी के भी साथ हो सकता है, कभी भी हो सकता है? क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर अहमद इस पे? तो जनरली ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बीमारी नहीं बोलेंगे जी, है ना, ये हमारे शरीर ये में बीमारी नहीं है, मर्ज नहीं है, ये मर्ज नहीं है। तो हमारे शरीर में कुछ मांसपेशियां हैं जो पेशाब को कंट्रोल करती हैं जी। तो महिलाओं में अगर बार बार प्रेगनेंसी की वजह से वो मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं जी, तो पेशाब कंट्रोल नहीं होगा, तो ये बीमारी नहीं हुई। अब उसको एक्सरसाइज से उसको मांसपेशियों को फिर से टाइट किया जा सकता है, तो इसको कंट्रोल किया जाता है। बीमारी एक चीज़ होती है जिसमें कोई कीटाणु आ गया है, तो उस तरीके की चीज़ नहीं है ये एक। तो इसको हम बीमारी नहीं बोलेंगे, इसको लाइफस्टाइल डिजीज बोल सकते हैं। कि महिलाओं को जैसे पहले के टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम एक्सरसाइजेज नहीं कराए जाते थे, उनकी मांसपेशियों में वो एक्सरसाइजेज नहीं कराए जाते थे, तो ये बहुत कॉमन था। अब नए जहाँ पर जो शहरों में प्रेगनेंसीज होती हैं उनको पहले से ही एक्सरसाइज कराते हैं, तो उस तरीके से ये डिजीज़ ये प्रिवेंटेबल है। ऐसे ही हमारा मेल्स में होता है, मेल्स में अगर वो सही टाइम पे प्रोस्टेट का इलाज करा लें तो उनको ये अर्ज इनकॉन्टिनेंस के चांसेस कम होंगे। मगर जनरली क्या होता है, पेशेंट को काफ़ी टाइम सिम्टम होते हैं, वो सोचते हैं ये तो उम्र के साथ है, उम्र का तकाजा है कि थोड़ा बहुत पेशाब कम आना, रात में बार बार उठना, तो वो इसको डिले करते हैं और डिले करते हैं तो उनको अर्ज इनकॉन्टिनेंस बहुत सीवियर हो जाती है। तो इसको हम बीमारी ना बोल के इसको लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलेंगे, जिसको अगर सही टाइम पे इलाज किया जाए तो आराम से कंट्रोल की जा सकती है। बहुत ही सही बात बोली है यहाँ पर कि अगर वक्त पर इलाज कर लिया जाए तो इसको ठीक किया जा सकता है। वही बात आ गई जो शुरू में हमने की थी कि अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी इस तरह की महसूस हो रही है तो फ़ौरन आप अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, अच्छी यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए और चेकअप कराइए। बेहतर है कि आप सेहतमंद हो जाए। जी, जैसे कि अभी डॉक्टर हेमंत ने कहा भी कि ये एक अलामात है ना कि कोई मर्ज है। डॉक्टर सिद्धार्थ आपकी तरफ आना चाहेंगे कि इससे जो मुतासिर इंसान है कहीं ना कहीं उसकी जो क़ुव्वत खुद एतमादी है वो तो मुतासिर होती है, यानी कॉन्फिडेंस लेवल जो है काफ़ी हद तक घट जाता है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह के मरीज़ आपकी तरफ रुजू हो भी रहे हैं, आते हैं आपकी तरफ, या शर्म महसूस कर रहे हैं, और हमारे मुल्क में ये जो एक अलामात ही आप इसको कह रहे हैं तो ये कितना आम हो चुका है, और ख़वातीन में और मर्द हज़रात में किन में ये ज़्यादा मतलब नुमायाँ होता है? जी, देखा ये जाता है कि कुछ सिम्टम्स होते हैं जिन्हें हम फिज़िकल सिम्टम्स बोलते हैं, जो शरीर में महसूस होते हैं, कमज़ोरी पैदा करते हैं। बट ये एक ऐसा सिम्टम है जो मरीज़ को सोशली हैंडीकैप कर देता है। सोशली हैंडीकैप इन द सेंस आज की लाइफस्टाइल फास्ट है, लोग वर्किंग हैं, लोगों को घर वगैरह में भी काफ़ी दौड़ भाग काम करते हैं, उनके अपने शौक़ हैं, गेम्स खेलना चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं, उनके अपने डेली पार्टी वगैरह के रूटीन्स हैं। देखा ये जाता है कि जब व्यक्ति अपने पे ध्यान नहीं देता है और इस तरीके के सिम्टम्स को सिर्फ एज रिलेटेड या फिर सिचुएशन रिलेटेड समझता है तो ये आगे चल के बढ़ते चले जाते हैं, ये व्यक्ति को सोशली हैंडीकैप करता है। अच्छी बात यह है कि अब लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ रही है, वो अपनी लाइफस्टाइल को एज़ नॉर्मल एज़ पॉसिबल जिसे कहते हैं वो चाहते हैं, वो इसके लिए कंसल्टेंसी लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, ये परेशानी है, बीमारी नहीं, और इस परेशानी की स्टेजेस होती हैं। ये हमेशा माइल्ड फॉर्म से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे करके अगर नेगलेक्ट किया जाए तो बढ़ती चली जाती है। अब हमारे पास जो मरीज़ आ रहे हैं वो सभी उम्र के और मेल फीमेल, पुरुष लेडीज़ सबको होती है। बट जैसे बताया गया है, महिलाएं ख़ास तौर से इसके प्रति ज़्यादा सजग रहें, क्योंकि 45-50 की उम्र के बाद अगर पेशाब का लीकेज होता है तो ये सिर्फ उम्र का तकाजा नहीं है, ये एक परेशानी के सिम्टम है। अब परेशानी जैसा बताया, इसमें कुछ फैक्टर पेल्विस की मसल्स के हैं, कुछ फैक्टर वज़न के बढ़ने के हैं, कुछ फैक्टर उनकी जो डाइटरी हैबिट्स हैं इस पे हैं, कुछ चीज़ें फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से कंट्रोल की जाती हैं, और इसके बाद फिर हमारे पास मेडिकेशन का भी रोल आता है। तो इसकी जागरूकता सबसे बेहतरीन इसका इलाज है। मरीजों को मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेदार होने की ज़रूरत है। इसी के साथ ले लेते हैं एक कॉल। हेलो हेलो जी, आपको आवाज़ मिल रही है? जी आकांक्षा, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज़ मिल रही है, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, आप सभी को नमस्ते। नमस्ते जी मैम, हमें डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि तो एक कंजेनाइटल डिफेक्ट है सर,
सर हमको पार्शियल CUJ ऑब्स्ट्रक्शन है इन द राइट किडनी। जी, आपका सवाल थोड़ा दोहराएं, हमें आवाज सही Kidney में साफ नहीं obstruction मिल रही। सर मैडम हमें पार्शियल CUJ ऑब्स्ट्रक्शन है राइट किडनी में। जी 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 डॉक्टर ने यूरोलॉजिस्ट को हमने दिखाया था, जी तो उन्होंने हमारा DTPA स्कैन करवाया था सर। जी तो DTPA स्कैन में अभी यानी 2 साल पहले जब DTPA स्कैन करवाया था तो उसका टोटल GFR 75 ml था, और जी। उसमें से राइट किडनी जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन है उसका 30 ml पर मिनट था टोटल GFR। अभी डॉक्टर ने हमारा EC स्कैन करवाया है। आकांक्षा जी, सर, अभी वैसे तो EC ये स्कैन हमारा में आज का 236 मौजू नहीं ml है, पर मिनट है। ये आज का मौजू हमारा नहीं है। तो सर ये आकांक्षा जी, पहले मैं वाला आपको किडनी रोकना कितना चाहूंगी। डिफरेंस है कि हमारी किडनी वैसी है सर, ये जानना था थोड़ा। चलिए, आपने यूरिनरी की बात की है तो डॉक्टर सिद्धार्थ आप थोड़ा सा। जी, ये जो सर परेशानी, हमें कोई लक्षण नहीं है वैसे। देखिए ये परेशानी के लक्षण आपको पता नहीं लगेंगे, बट इसको नेग्लेक्ट करने से लंबे समय में गुर्दा पूरी तरीके से ख़त्म होने का रिस्क रहता है। आपकी उम्र ऑलरेडी 30 प्लस हो रही है, आपको रिक्वायरमेंट है कि आप बड़े अस्पताल में एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट से मिलें। इसका इलाज सर्जरी द्वारा किया जाता है, रास्ता खोला जाता है। अगर इसकी आवश्यकता नहीं भी है तो वो आपके डॉक्टर आपकी डिटेल रिपोर्ट्स देखने के बाद ही डिसाइड करेंगे। रिक्वायर्ड ये है कि आप घर ना बैठें, आप ज़रूर एक यूरोलॉजिस्ट से मिलें, उनकी एडवाइस पे ही आप आगे बढ़ें। जी, तो आकांक्षा जी, डॉक्टर साहब आपको ये सलाह दे रहे हैं कि जल्द ही किसी बड़े डॉक्टर से बड़े अस्पताल में जाके मिलिए, अपने टेस्ट करवाइए। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर सिद्धार्थ, कुछ आप कह रहे थे, अपनी कंटिन्यू कीजिए बात। समरीन ने क्वेश्चन किया था आपसे कुछ। जी, अगर फीमेल्स 50 प्लस हैं और उनके साथ ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो इसको अर्ली स्टेज यानी जिसे हम माइल्ड फॉर्म बोलते हैं, शुरुआती स्टेज में आने से सिर्फ वजन कम करने से, डाइटरी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इसका इलाज किया जा सकता है। अगर ये दिक्कत बढ़ जाती है, मिक्स टाइप का हो जाता है, अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस भी ऐड ऑन हो जाता है, तो फिर हमें दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उन लोगों को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है जो कि ये इलाज लेना शुरू कर चुके हैं पर फिर भी उनके सिम्टम्स बरकरार रहते हैं, क्योंकि अब बहुत तरीके की सर्जरी भी अवेलेबल हैं जिससे इस तरीके की परेशानी का निजात पाया जा सकता है। राइट। डॉक्टर सनी आपके पास आएंगे यहाँ पर। जैसे कि डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि सोशली आदमी हैंडीकैप्ड हो जाता है, ये परेशानी इस तरह की है, तो आप ये बताइए किस तरह से ये परेशानी बढ़ती चली जाती है और इसमें अगर इलाज ना करें, डॉक्टर को ना दिखाएं, तो किस तरह का खतरा रहता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी पे भी इफेक्ट पड़ सकता है क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर सनी? तो जैसे कि डॉक्टर हेमंत एंड डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया, ये एक माइल्ड फॉर्म से शुरू होता है। ओके। एक पहले इनिशियली कुछ लीकेज होना, देन वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है और डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का इनकॉन्टिनेंस है। ओके। नॉर्मली देखा गया है कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस उसमें होता है इनिशियली खांसने और छींकने पे थोड़ा बहुत लीक हुआ। जब ये सिवियर फॉर्म का रूप ले लेता है तो इवन जैसे ही पेशेंट बैठे से खड़ा होता है, वॉक करता है, तो यूरिन लीक होने लगता है, तो वो सिवियर होता जाता है। ओके। इसी तरह से अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस में देखा गया है कि काफ़ी बार पेशेंट वॉशरूम पहुंच भी नहीं पाता है और पूरा यूरिन लीक हो जाता है। सो इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? एक तो है कि आपका जो नीचे का हिस्सा है पेल्विक एरिया का, उसमें स्किन की सॉर्डनिंग हो सकती है और वेरियस प्रकार के फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ओके। दूसरा ये है कि ये सोशली पेशेंट के लिए बहुत डिस्टर्बिंग है। वो एंग्शियस हो जाते हैं, तो वो एम्बैरेस फील करते हैं, उनको वो आसपास अपने रिश्तेदारों से बात करने में भी सोचते हैं कि मैं कैसे बताऊं, उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। और उनको काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट्स स्पेशली ओल्ड एज लेडीज़ ऐसा सोच लेते हैं कि ये तो एजिंग का हिस्सा है। ऐसा बिल्कुल नहीं। वहाँ पर क्या कहना चाहेंगे आप? एजिंग का हिस्सा है तो ये किस तरह के, ये गलत है, इसमें कितना हद तक गलत है, ये बताइए डॉक्टर सनी। ये जो इनकॉन्टिनेंस है इसका बहुत आसान तरीके से ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जैसे कि डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा, इनिशियली लाइफस्टाइल चेंजेस से और कुछ एक्सरसाइजेस से, और अगर ज़रूरत पड़े तो मेडिसिन की सहायता से। तो आप इसको एजिंग का हिस्सा ना समझिए। आप प्लीज़ यूरोलॉजिस्ट के पास आइए, अपनी तकलीफ डिटेल में बताइए, हम आपके बहुत सारे सिम्टम्स जानकर एग्जामिनेशन करके एक प्लान बनाते हैं और वो बहुत ही साधारण प्लान होता है। सर्जरी बहुत ही सिवियर केसेस में ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, हर केस में ज़रूरत नहीं पड़ती सर्जरी की? ओके। यहाँ पर एक्सरसाइज का जिक्र किया है आपने, किस तरह की एक्सरसाइजेज करने की ज़रूरत रहती है यहाँ पर इस तरह के पेशेंट को? इन एक्सरसाइजेस को हम कीगल एक्सरसाइजेस कहते हैं। कीगल एक्सरसाइजेस में क्या होता है कि हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस सिखाते हैं जिससे
कि हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स टाइटन अप हो जाती हैं। ओके। वो जिस कारणों से वीक हुई हैं, जैसे कि बार बार मल्टीपल प्रेगनेंसीज, अर्ली एज प्रेगनेंसीज, या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, या फिर अगर पुरुषों में देखा जाए जिसकी प्रोस्टेटेक्टमी हुई है तो कभी कभी मसल्स अफेक्ट हो जाती हैं। तो उसमें हमें पेल्विक फ्लोर को ट्रेनिंग करना होता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करना होता है, जिससे हमारी पेशाब को रोकने की क्षमता स्ट्रांग हो जाए। ओके, राइट। वो बहुत ही साधारण एक्सरसाइजेस हैं, इतनी साधारण है कि आप घर पे खुद कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ऑफिस में जा रहे हैं, बस में बैठे हैं तो भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब बहुत ही फायदेमंद है। उस एक्सरसाइज को करेंगे तो बहुत हद तक इस बीमारी को मैनेज किया जा सकता है। उसके बाद यह है कि इलाज तो जो उसका तरीका होगा आप बताएंगे, इलाज होगा और वो तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। जी, बहुत खूब आपने बताया। डॉक्टर हेमंत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि इन्होंने अभी बताया भी डॉक्टर साहब ने कि ख़वातीन में अगर ये परेशानी पेश आती है तो उसे एजिंग का हिस्सा समझ लेती हैं, और कई बार वो यूरिन का पास हो जाना, अचानक से लीकेज हो जाना ख़वातीन में बताया गया है कि इसकी ये एक सिम्टम हो सकता है। तो इसमें किस तरीके की स्किन एलर्जीज़ भी इन्वॉल्व रहती हैं, कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह? क्योंकि ख़वातीन का क्या है कि वो अक्सर पैड भी लगा लेती हैं, या अचानक किसी का पेशाब ख़ता हो जाना, उससे गीलेपन से भी किसी तरीके की स्किन एलर्जीज़ हो सकती हैं, तो उससे कैसे बचें? देखिए, इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका तो इसका इलाज है, क्योंकि फीमेल में क्या होता है कि अगर इस तरीके से लीकेज हो रहा है तो वो सोशली आइसोलेट हो जाते हैं ना। अगर क्योंकि यूरिन अगर लीकेज होगा तो स्मेल आएगा तो आसपास घर के लोग भी पास में आना पसंद नहीं करेंगे। वो महिला जो है, जो फैमिली गैदरिंग्स होती हैं या फैमिली फंक्शंस होते हैं, उनमें जाना पसंद नहीं करते कि इस तरीके से उनको बड़ा अजीब सा लगता है। तो और अगर यूरिन हमारे उस एरिया में रह रहा है, अगर आप बच्चे में देखें, बच्चे में जिनको पैड लगा के रखते हैं, अगर उनको डाइपर बना के रखते हैं तो उनको स्किन रिएक्शंस हो जाते हैं। तो ऐसा ही केस एडल्ट में है। अगर वो महिला हैं जो उनको आदत नहीं है और पैड लगा के कंटिन्यूसली रखेंगे तो वहाँ पर रैशेस हो जाते हैं। रैशेस के बाद स्किन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो बचने का सबसे अच्छा तरीका है हाइजीन को मेंटेन करना। हाइजीन को मेंटेन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे ही बाकी स्पेशलिस्ट ने बताया कि हमें एक्सपर्ट से मिलना है, हमें यूरोलॉजिस्ट से मिलना है। रीज़न क्या है कि यहाँ पर जितना यूरोलॉजिस्ट तो लगभग सेम होते हैं, मगर जो हमने देखा है कि पेशेंट जितना समझदार है इसका इलाज उतना ही अच्छा हो जाएगा। देखिए, आप अगर आज जिम जाते हैं और आप कसरत करते हैं और आपको समझाने वाला कोई नहीं है तो वो मसल कभी डेवलप नहीं होगी। बिल्कुल। तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, ये कीगल एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको एक स्पेशलिस्ट पहले समझाएगा, ये सुपरवाइज होगी कि आप जो मसल को कसरत करना चाह रहे हैं क्या वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अगर वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो ज़रूर लाभ होगा। यहाँ पर 100 में से 99 पेशेंट्स को लाभ होता है अगर वो अपने मसल्स को आइडेंटिफाई कर सकें और सही मसल को एक्सरसाइज कर सकें। और हम 100 पेशेंट अगर देखते हैं महिलाओं को तो उनमें से 99 सिर्फ प्रिकॉशन से, एक्सरसाइज से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, थोड़ा अपनी डाइट कंट्रोल करने से ही ठीक हो जाते हैं। 100 में से किसी एक में हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत ही अच्छी बात बताई कि काफ़ी फीसद जो ख़वातीन हैं वो अगर हाइजीन मेंटेन करें और एक्सरसाइज वगैरह करें और इस पर ध्यान दें तो वो इससे छुटकारा पा सकती हैं। आपने बहुत अच्छे से बताया डॉक्टर हेमंत। यहाँ पर बहुत सारी बातें हमने रिपोर्ट में भी देखी, हमें समझ में आया कि ये एक एज का भी हिस्सा हो सकता है, ये प्रेगनेंसी के बाद भी हो सकता है। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि उन वजूहात पर आप रोशनी डालिए, वो कॉजेज़ जो हैं, जो हिडन हैं, जो पोशीदा हैं, जिन्हें हम जानते नहीं, जिनकी वजह से ये परेशानी हो सकती है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की, तो वो कौन कौन से हैं? क्या कुछ प्रेगनेंसी के बाद का वो हिस्सा है, या फिर कोई गलत लाइफ स्टाइल है, जो तर्ज ज़िंदगी होती है उसको सही से गुजारना नहीं है? तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर हेमंत? आप ही से सवाल लूँगा मैं। देखिए, इसमें जो कारण है हमारे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के, मोटी ये 2 तरीके के कारण हैं जी। एक तो जो जन्मजात कोई डिफेक्ट हो, जिसको हम न्यूरोजेनिक, जनरली न्यूरोजेनिक ब्लैडर बोलते हैं जी। उसमें क्या है कि बच्चा की स्पाइनल कॉर्ड जो उसको नर्व्स जा रही है, जैसे आपने रिपोर्ट में देखा है जो नसें जा रही हैं ब्लैडर तक, उसमें डिफेक्ट है। तो ये न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस हम बोलेंगे जी। और दूसरी तरीके की होती है नॉन न्यूरोजेनिक, जो हम जनरल पॉपुलेशन में देखते हैं, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, महिलाएं आते हैं, पुरुष आते हैं। तो जो आपने बताया कि एक तो प्रेगनेंसी और जो हम कॉजेज डिस्कस कर चुके हैं, इसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है कॉन्स्टिपेशन। कब्जी एक बहुत बड़ा कारण है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, क्या होता है कि जितने भी
कब्जी जो एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो मोशन का रास्ता और जो हमारा यूरिनरी रास्ता की नर्व सेम है जी जी, तो जनरली इसको हम बोलते हैं कि नॉन न्यूरोजेनिक ब्लैडर। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हम एक सिंपल सी चीज को देख लें कि बच्चों में कब्जी बहुत कॉमन है, हमें पता नहीं है, तो जिसकी वजह से उनको यूरिनरी प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी इन्फेक्शन होते हैं। तो अगर हम उस चीज का ध्यान रख लें कि बच्चा, और कब्जी क्यों होगी, गलत खाने से, तो अगर आप अपना खान पान लाइफस्टाइल ठीक कर लें, आप कब्जी पे कंट्रोल कर लें, खासकर बच्चों में और मेल एडल्ट्स में, है ना, तो इन दो में ज्यादा कारण होता है, तो आप उसको काफी हद तक इनकॉन्टिनेंस या यूरिनरी सिम्टम्स को ठीक कर सकते हैं। तो एक हो गया हमारा न्यूरोजेनिक ब्लैडर जिसमें स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, नॉन न्यूरोजेनिक में कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फिर मल्टीपल प्रेगनेंसीज, सही जगह प्रेगनेंसी में अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वेट कंट्रोल, ओबेसिटी एक प्रॉब्लम है। ये ओबेसिटी जो वजन का बढ़ना है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन, बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है, जो देखा है हमने, जितना समझा है। क्या होता है कि पेल्विस जो है सबसे नीचे का हिस्सा है जी, उस पर जितना वजन पड़ेगा उतना ही वो काम नहीं कर पाएगा जी जी। तो हमारा पूरा जो एब्डोमेन का वेट है, जब हम खड़े हुए हैं, वो पूरा हमारा पेल्विक कैविटी पे पड़ रहा है। तो अगर आज 50 किलो पड़ रहा है, मैं 100 किलो का हो गया, तो 100 किलो का वेट पड़ रहा है, तो ब्लैडर उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा। जैसे खांसी करेंगे, वो 100 किलो का वेट ब्लैडर पे जोर मारेगा। या हंसने पर भी ऐसा हो सकता है, ऐसा भी देखा गया है, ज्यादा तेज हंसने से ऐसा हो सकता है। ज्यादा चीजों से हमारा एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ता है। और जैसे हमारा एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ेगा और जितना वेट हमारा एब्डोमेन जितना बड़ा है, उतना ज्यादा प्रेशर ब्लैडर पे जाएगा। तो मोटा मोटी अगर हम अपना वजन कम कर लेते हैं और हम खान पान ठीक करते हैं, अगर हम इरिटेबल चीजें खाएंगे, हम मिर्ची की चीजें खाएंगे, अचार खाएंगे, इस तरीके की एसिडिक चीजें खाएंगे, तो हमारा यूरिन भी ज्यादा एसिडिक होगा, ज्यादा चांसेस है हमें अर्जेंसी या अर्ज इनकॉन्टिनेंस होने के। तो डाइट भी इसमें एक बहुत बड़ा कारण है कि हम डाइट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम वजन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो मोटा मोटी इसमें अवेयरनेस बहुत बड़ी, अवेयरनेस, बेदार रहना, चीज़ों को समझना कि क्या खाना है, कैसे खाना है, और ख़ासतौर से ये चटपटी चीज़ें हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र किया है कि इसे हम खाते हैं तो ये भी आपको बहुत तरह से नुकसान पहुंचाता है, और हर चीज़ में नुकसान पहुंचाता है, चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन की परेशानी है, चाहे ब्लड प्रेशर है, या हो सकता है जो और बहुत सारे अमराज हैं उसके आप शिकार हो सकते हैं। तो बेहतर यही है, ये हमारी गुजारिश भी है आपसे जो प्रोग्राम देख रहे हैं, कि अपने खान पीन को सही कीजिए, बेहतर खाइए, सादा खाइए, लाइफ स्टाइल तर्ज ज़िंदगी को बेहतर बनाइए और सेहतमंद रहिए। एक फ़ोन आ गया है, फ़ोन ले लेते हैं जी। हेलो हेलो, हमारी आवाज़ मिल रही है आपको? फ़ोन करने के लिए आपका शुक्रिया खैर मकदम प्रोग्राम में। हेलो हेलो, ऐसा लग रहा है। हेलो जी, बताइए अपना सवाल, माहिरीन आपको सुन रहे हैं। मुझे सब प्रेस्टेज है और वो डॉक्टर के पास गया हुई, आज भी सब डॉक्टर के पास, तो मुझे एक पैरों में जलन, दूसरा रात को इतना पेशाब आता है कि बार बार जाता हूँ। ओके ओके, आपकी उम्र लगभग 75 साल है जो हमें अंदाजा हो रहा है। ये बताइए, आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है यहाँ पर? नजीर साहब, आपने किसी डॉक्टर से चेकअप कराया है, दिखाया डॉक्टर को? पेट में जलन नहीं, आपने डॉक्टर को दिखाया किसी? जी। क्या बताया डॉक्टर ने? क्या आपकी मतलब किस तरह के उन्होंने आपका? डॉक्टर को बहुत दिखाया साहब, टेस्ट भी करवाए जी। डॉक्टर को, आर्मी डॉक्टर को दिखाया, सिविल में भी दिखाया। तो क्या बताया डॉक्टर ने आपको? किस तरह का डायग्नोसिस हुआ है, क्या बता रहे हैं वो आपको? अभी फर्क नहीं हो रहा साहब, कोई फर्क नहीं हो रहा। अच्छा, खा रहा हूँ। राइट राइट राइट। डॉक्टर सिद्धार्थ, आप क्या समझ पाए इनके जो इन्होंने सवाल किया है अपना, किस तरह की परेशानी? देखिए, ये जो मर्ज है वो इस उम्र में इस प्रोस्टेट केयर से रिलेटेड रहते हैं। ये साहब एक पर्टिकुलर प्रोस्टेट की जो परेशानी रहती है, जिसमें नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया, नॉक्टूरिया जिसे कहते हैं, रात में पेशाब का ज़्यादा बनना जिसे कहते हैं, उससे ज़्यादा परेशान लग रहे हैं जी। कई बार जब प्रोस्टेट की मेडिकेशन शुरू की जाती है उसको समय लगता है, कुछ समय पे अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट देखा जाता है, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो उसके कारण प्रोस्टेट के अलावा भी और कुछ होते हैं। अच्छा। ऐसे मरीजों को इनकी जो रात में पेशाब की जो किडनियां बना रही हैं, दिन के मुकाबले अगर ज़्यादा बन रहा है तो उसके लिए इवेलुएट करना पड़ता है, जानकारी लेनी पड़ती है। इसमें कई बार हार्ट का कमज़ोर होना भी शामिल होता है। इसमें नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया करके एक कंडीशन होती है जिसमें रात का पेशाब दिन के पेशाब से कई गुना ज़्यादा बनता है, ये रहता है। इसके लिए फिर अलग तरीके की दवाइयाँ। बेहतर यह है कि अपना पूरी तरह से एवोल्यूशन कराएंगे, डॉक्टर को दिखाएं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है जो दवाई प्रिस्क्राइब की गई है उसको नियमित तौर पे लें, कुछ समय लें, कुछ इंतजार करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, चाय, कॉफ़ी, बीड़ी, सिगरेट
और पानी की मात्रा को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना है। अगर Okay. इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो एक सेकंड ओपिनियन लेना है, क्योंकि मैंने बताया ये केस प्रोस्टेट से थोड़ा सा आगे जा रहा है, तो Okay, उसके और okay. डिटेल इवेल्युएशन की ज़रूरत है। ओके ओके, जैसे कि आपने नज़ीर साहब अभी हमारे डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें बताई, आपने भी सुनी होंगी, लेकिन मेन बात यह हमारी भी ये आपसे गुजारिश है कि आप किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, वो सारी चीज़ें समझेगा। और जो चीज़ें जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, और क्योंकि ये प्रोस्टेट से भी आगे की बात कर रहे हैं, इस फैक्टर है, हार्ट की भी कुछ कमज़ोरी का उन्होंने जिक्र किया है कि वो भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ प्रोग्राम से नहीं हम जान सकते हैं, तो बेहतर है आप अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, वो आपको बताएगा और सही इलाज होगा। और ये हमारी तरफ से आपको हमारी दुआ है कि आप बेहतर हो जाएँ, सेहतमंद हो जाएँ। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। काफ़ी अच्छा सवाल था इनका जी, काफ़ी अच्छा लेकिन ये सवाल है कि था। डॉक्टर खैर, की ज़रूरत है दिखाने की। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सनी आपकी तरफ आना चाहेंगे, आपसे ये पूछेंगे कि क्या ये जो बीमारी, ये जो मर्ज़ है, अलामात है, जो भी हम इसे कह रहे हैं, तो ये सिर्फ दवाओं से ठीक हो सकती है या सर्जरी कब दरपेश आ सकती है, कौन सी स्टेज पर सर्जरी दरपेश आती है, और कितना तवील मतलब इसमें वक्त लगता है, कितना लंबा वक्त लग सकता है, और दवाओं वगैरह की क्या रहती है, इसमें क्या किरदार रहता है? आपके इस सवाल का मैं थोड़ा अलग तरीके से आंसर करना चाहूँगा। जैसे कि डॉक्टर हेमंत ने बताया 3 तरह के इनकॉन्टिनेंस हो सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की। उसमें वर्जिश का, एक्सरसाइज का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है जी। काफ़ी हद तक मरीज़ उसी से ठीक हो जाते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड एक्सरसाइज। और बहुत सीवियर स्टेज में अगर पेशेंट ठीक ही नहीं हो रहा है वर्जिश से और दवाइयों से, तभी हम उन्हें सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। अच्छा, दवाओं से अगर सही नहीं हो रहा है तो सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा रुकूंगी इस सिलसिले को, और एक कॉल ले लेते हैं। हेलो सर, ये क्या बोलते हैं हमारे जी, हलीमा जी, आपका खैर मकदम है जी। हेलो जी जी जी, अपना सवाल पूछिए। ये मेरी मदर 55 इयर्स है, और जैसे उनको यूरिन प्रॉब्लम है, वो जो ड्रॉप। आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है आपकी, अपना सवाल थोड़ा ज़ोर से पूछिए, आवाज़ हमें कम मिल रही है। हाँ मैडम, मेरी मदर 55 इयर्स है। जी जी। 55 इयर्स। हाँ, तो उनको क्या है, ज़रा यूरिन को जाने से पहले यूरिन ड्रॉप हो जा रहा। अच्छा, जी जी जी। हाँ, तो वो क्या है, वो प्रॉब्लम हो रहा बोल के यूटी रेमो भी कराए, यूटी रेमो करे तभी ये प्रॉब्लम हो रहा। अच्छा अच्छा, आपने दिखा भी दिया है डॉक्टर को, फिर भी ये परेशानी बढ़ रही है? हाँ, यूटी रिमूव करे। अच्छा, यूट्रस रिमूव करा? जी जी हाँ, जी, रिमूव करे तभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ मैडम। जी जी। सनी, डॉक्टर सनी आप ही। हलीमा जी के क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहूँगा। इनको यूट्रस रिमूवल सर्जरी खुद से एक रिस्क फैक्टर है इनकॉन्टिनेंस का, जो कि लेडीज़ में काफ़ी कॉमन तौर पर देखा गया है। इनको मैं एडवाइस करूँगा कि हमें इनका ब्लैडर डायरी बनाना होगा। हमें देखना होगा कि इनका फ्लूइड इंटेक ओवर द एंटायर डे किस प्रकार का है, कि कितना फ्लूइड ले रहे हैं, क्या टी और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, इनकी मेडिकेशंस क्या चल रही हैं, इनकी एज पे हो सकता है कि हार्ट डिसीज़ की भी मेडिकेशन चल रही हूँ, जिसे हम डायूरेटिक्स कहते हैं, जिसके कारण यूरिन बहुत ज़्यादा बनता है और फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी हो सकती है। इसके अलावा हमें देखना होगा कि ये कॉन्स्टिपेशन से कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। तो ओवरऑल इवैल्यूएशन के बाद हम इनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की सलाह देंगे कि इनका वेट कितना है, कि इनको वेट रिड्यूस की भी ज़रूरत हो सकती है। और अगर ये सब करने के बाद भी ये ठीक नहीं हो रहे हैं तो ये एक प्रकार का अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस है, जिसको हम मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। उन मेडिसिन को हमें थोड़ा लंबे समय तक चलाना पड़ता है, एटलीस्ट फॉर 4 to 6 वीक्स, और उसके बाद हमें पता चलता है कि पेशेंट कितना बेटर हो रहा है, ताकि हम मेडिसिन को ऑल्टर कर पाएँ, उनकी डोसेज और उनका टाइम। ये बहुत ही तफसीली जानकारी आपको दी है इन्होंने आपकी वालिदा के लिए, और आप अपने किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और यही सब जो इन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने, वहाँ जाके आप ये चेक पॉइंट्स एक बना लें और इस पर चेक करें कि क्या क्या आप बेहतर कर सकते हैं उनके लिए। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत। डॉक्टर हेमंत, आपकी तरफ आऊँगा मैं। हमने बहुत सारी अलामात की बात कर ली है, ट्रीटमेंट की बात कर ली है, बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डाली है। एक और चीज़ बहुत ख़ास बनती है, वो होता है इवैल्यूएशन बीमारी का, मर्ज़ का। तो इसमें किस तरह से इवैल्यूएशन किया जाता है? क्या ब्लड का टेस्ट होता है, या बॉडी का एग्ज़ाम होता है, या सिर्फ सिम्टम्स की बुनियाद पर आप इलाज का तरीका बताते हैं? डॉक्टर हेमंत।
देखिए सबसे पहले मैं पिछले सवाल पे थोड़ा सा जाना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ी गलती पेशेंट करते हैं जी, प्रॉब्लम यूरिनरी थी मगर चले गए गायनेकोलॉजिस्ट के पास जी, जी, और उन्होंने हिस्टेक्टोमी कर दी, यूट्रस निकाल दिया। ओके। तो पहले तो मरीज को ये तो समझना बहुत बड़ी बात है, इसे आप एक पैगाम के तौर पर भी हाँ, तो बताइएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आपकी प्रॉब्लम यूरिन की है तो आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। जी, जी, जी। अगर हम देखते हैं यूरिन की प्रॉब्लम के लिए जो गाँव से पेशेंट आते हैं 10 में से 9 का यूट्रस निकाल दिया जाता है। जी, तो जी, जी। तो ये एक जबकि बहुत बड़ी जरूरत नहीं होती शायद यूट्रस निकालने की, जरूरत हो क्या कहेंगे इसमें? आपको कम से कम अगर किसी को कोई बच्चे का इलाज कराना है तो पीडियाट्रिक्स के पास जाएं। जी। अगर किसी को मानसिक रोग है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जी, जाएं। जी, इसका यूरिनरी सिम्टम है और आप यूरोलॉजिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट के के पास पास जाएं। गलत डॉक्टर के पास जाएंगे तो गलत ट्रीटमेंट होगा। जी, जी, तो सबसे बड़ी तो ये बहुत प्रॉब्लम है समझने कि की बात है। आपको अपना मर्ज समझना पड़ेगा जी। और उसका स्पेशलिस्ट समझना पड़ेगा और उसके पास जाना पड़ेगा, तभी एवेल्यूशन हो पाएगा। जी, जी, जी। तो उसके बाद आती है बात एवेल्यूशन की। जी। तो एवेल्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट अपने सिम्टम्स ठीक से बता सके। जी। हमारे पास अगर 10 पेशेंट आते हैं तो 5 ठीक से बता ही नहीं पाते पहली बार में। क्या प्रॉब्लम किस तरह की बातें करते हैं वो, क्या कहते हैं? हमको ये पूछ पाना, क्योंकि हम सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इनकॉन्टिनेंस किस तरीके का है। जी। तो कुछ इनकॉन्टिनेंस में कुछ भी एवेल्यूशन की जरूरत नहीं जी। है। जैसे स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, बड़ा सिंपल डायग्नोसिस जी। है, हम उसको समझ लेते हैं। बस हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहिए कि पेशाब का इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, ओके। कहीं उसको यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से उसको अभी टेम्परेरी इनकॉन्टिनेंस हो रहा जी। है। अगर उसका इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। गुड। कहीं जी। उससे कोई बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन तो नहीं जी। है, आज हम उसको ठीक कर लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा किसी और प्रकार का इनकॉन्टिनेंस। जी, जी। तो इसलिए एक बहुत अच्छा पेशेंट चाहिए जो जी। अपने सिम्टम ठीक से बता पाए, जी। डॉक्टर उसको ठीक से सुने, जी। उसका इनकॉन्टिनेंस को समझे कि किस तरीके का इनकॉन्टिनेंस है। जी। कुछ किसी इनकॉन्टिनेंस में कम इवैल्यूएशन की जरूरत होती है, जैसे अच्छा। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। अच्छा, अच्छा। किसी इनकॉन्टिनेंस में ज्यादा जांचों की जरूरत होती है, जी, जैसे किस तरह की जांचें रहती हैं वो ज्यादा उसके बारे में अर्ज बताएं। इनकॉन्टिनेंस में आपका यूरिन की जांच है, अच्छा। यूरिन का रूटीन, यूरिन कल्चर, अच्छा। एक अल्ट्रासाउंड बहुत ही बेसिक इन्वेस्टिगेशन है अच्छा। जो हर पेशेंट में जरूरी है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड जरूरी है। हाँ, ओके। कभी कभी क्या होता है पेशेंट को एक सिंपल स्टोन है ब्लैडर में जी। और उसकी वजह से सिम्टम हो रहे हैं। अच्छा, जैसे अच्छा। ही वो निकालेंगे ठीक जी, हो जी, जाएगा, जी, मगर जी, वो जी। सालों साल से लेके घूम रहा है उस जी, स्टोन जी, को, जी। क्योंकि कभी अल्ट्रासाउंड ही ओके, नहीं। ओके, ओके। तो यूरिन का एग्जामिनेशन, बहुत ही काम की बात, बहुत ही जरूरी बात बताई है आपने। डॉक्टर सनी ने बताया कि ब्लैडर जी। डायरी ये जी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा इन्वेस्टिगेशन का। कभी कभी पेशेंट आते हैं जो 10 लीटर, उनको छोटी सी पथरी है 2 mm जी। की, और किसी ने बोल दिया पानी ज़्यादा पियो और वो 10 लीटर पानी पीने लगे। जी। अब 10 लीटर पानी पीने के लिए 10 लीटर यूरिन करना पड़ेगा तो दिन में 20 बार जाना पड़ेगा। जी, जी। तो बस उनकी ब्लैडर डायरी से हमें पहचान लेते हैं कि वो इतना पानी पी रहा है, हम उसको बस इतना बोलते हैं पानी कम पियो, उसका इलाज हो जाता है। जी। तो हमारे कोई बेसिक जांच है यूरिन की, अल्ट्रासाउंड की, यूरोफ्लोमेट्री एक जांच है कि पेशाब के धार का टेस्ट देखना। जी, जी। तो ये हमारे इसी टेस्ट से और एक अच्छी हिस्ट्री से हम ज़्यादातर पेशेंट को डायग्नोस कर लेते हैं। बहुत एडवांस टेस्ट नहीं चाहिए होते जी। इसमें, अगर अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है तो। जी, जी। ये तो बहुत ही समझने की बात बताई है डॉक्टर हेमंत ने कि अगर आपको किसी तरह का कोई सिम्टम्स मिलने हैं, अलामात आप महसूस कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये इंतखाब करना चाहिए कि आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो इसका माहिर है भी नहीं। जैसे कि किसी को कोई ये यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है और आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, वहाँ दिखा रहे हैं, वो गलत इलाज कर दें, ऐसा नहीं होता, लेकिन हो भी सकता है। तो ये रिस्क कभी ना लें। और ख़ास तौर से ये जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की बात हो रही है, उन्होंने कितनी चीज़ें बताई, ये तो बहुत ही कारगर चीज़ें हैं कि आपका अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है, आपके जो और टेस्ट हैं, यूरिन का टेस्ट भी हो रहा है, तब ये जाकर डिसाइड करें, क्योंकि बहुत सी जगह पर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता ही नहीं और इलाज उसका मतलब ज़ाया हो जाता है, वक्त भी ज़ाया हो रहा है, पैसा भी ज़ाया हो रहा है, और जो परेशानी है वो तो है ही। तो इससे बचने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, जैसे कि डॉक्टर हिम्मत ने बताया है कि जो अच्छा स्पेशलिस्ट है, माहिर है, उसके पास जाइए, क्योंकि वो उस चीज़ों को देखेगा, समझेगा और आपका इलाज हो जाएगा। हो सकता है आपको इलाज की ज़रूरत ही ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहेंगे, डॉक्टर सिद्धार्थ, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि अमूमन हम ये देखते हैं कि बड़े होकर भी बच्चे रात में बिस्तर गीला कर देते हैं और पता नहीं चल पाता, और हम लोग कहते हैं कि शायद मसाने की कोई कमज़ोरी है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या ये भी कहीं ना कहीं इसी इनकॉन्टिनेंस की शुरुआत है, और पेरेंट्स को, वालिदैन को कहाँ तक अलर्ट होने की ज़रूरत है? देखिए, इसका जवाब इस तरीके से रहेगा कि हर बच्चा, जिसे हम बोलते हैं ड्राई बाय नाइट, जिसको टर्म होता है कि रात में पेशाब वो बिस्तरे पे ना करे, इसकी उम्र में अंतर होता है। मोटे मोटे तौर पे बच्चे जिनका माइलस्टोन या जिनकी डिलीवरी वगैरह नॉर्मल रही है, 3 साल की उम्र के बाद रात में पेशाब करना कम कर देते हैं। पर अगर ये पेशाब की परेशानी रात में होना, लीकेज होना 7 वर्ष के ऊपर भी बनी रहती है, तो ऐसे बच्चों का इवैल्यूएशन होना आवश्यक है। जी।
ये पेशाब लीक होना क्योंकि बच्चों के मसाने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी एनाटमी में थोड़ा सा अंतर होता है, तो उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो लेट प्रेजेंट होते हैं। तो इसको भी अंडरलाइंग पेशाब के मसाने की परेशानी समझते हुए, अगर वो 6 या 7 वर्ष से बड़ा हो गया है और अभी भी उसका कंट्रोल नहीं है, रात में पेशाब कर रहा है या ख़ास तौर से वो बता नहीं पा रहा है कि उसे पेशाब जब आ रहा है, तो ऐसे बच्चों को हमें डिटेल में एग्ज़ामिन करना पड़ता है। इनके पेशाब के टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और अगर रिक्वायर्ड है तो बड़े टेस्ट भी करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें उम्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। शुरुआत में 5 साल तक होता है, पर अगर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा है तो फिर इसकी जांच कराएं। जी जी बिल्कुल, और कभी कभी हम चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो कि बहुत गलत है। जी डॉक्टर सनी आपकी तरफ भी आएंगे और आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि इसी पर थोड़ा सा आप भी रोशनी डालें कि ऐसा क्यों होता है और कहाँ तक वालिदैन अलर्ट हो जाएं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ऐसा देखा गया है कि तकरीबन 15% बच्चों में 5 साल की उम्र तक इसे हम कहते हैं नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस बना रहता है, और जो 15 साल के बच्चे होते हैं उनमें भी 1% बच्चों में ऐसा देखा गया है जो एडोलेसेंट हो जाते हैं कि ये हो सकता है। इसमें हमें सबसे पहले ये जानना है कि इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। कभी कभी पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और क्योंकि ऑब्वियसली उनको भी बहुत बुरा लग रहा होता है सोसाइटी में अपने नेबर्स रिलेटिव्स के यहाँ जाने में, बट उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जानबूझकर नहीं करता है ऐसा, क्योंकि बच्चे कंट्रोल में ही नहीं है। हमें बच्चे को हेल्प करना है और उसका कॉन्फिडेंस जीतना है, उसे हेल्प करना है। सबसे इसका जो बेटर तरीका होता है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अगर हमने उनका एवेलुएट किया और हमें कोई कारण नहीं मिला, जो कि सबसे कॉमन टाइप है, उसमें हम उन्हें अलार्म थेरेपी के बारे में बताते हैं कि भाई आप रात को जब एक बच्चा सो रहा है तो ऑब्वियसली वो वॉशरूम करके सोएगा, उसके बाद आप उसका पैटर्न देखिए कि जनरली कितने बजे उनका यूरिन लीक हो जाता है। जी, यानी पैटर्न देखने की ज़रूरत है कि बार बार तो उसको यूरिन के लिए पास करने के लिए नहीं जाना। चले एक कॉल हम ले लेते हैं यहाँ पर। हेलो हेलो जी जी सालिम साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी हेलो जी, आप अपने टीवी की वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए और सवाल पूछिए। मैं सलीम पाशा फ्रॉम बैंगलोर। जी जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। आई हैव एनलार्ज प्रोस्टेट। आई क्वाइट ऑफन आई गो फॉर यूरिन, माय यूरिन। हाँ यस, ये यूरिनेशन जो है बहुत ज्यादा होता है, यूजुअली नाइट टाइम। हाँ जी जी जी, अच्छा, आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? हाँ, डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वो क्या है, शाम का कम खाओ करके बोलते, कम पानी पियो बोलते। कम पानी। इज इट बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट और? जी डॉक्टर हेमंत, आपने इनका सवाल? हाँ, दिखाया हूँ। देखिए सलीम जी, ऐसा है कि ये दोनों कारण से हो सकता है। कम पानी पियो बोलते। हाँ, तो ये देखिए, एक तो ये प्रोस्टेट रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि प्रोस्टेट से जो सिम्टम आते हैं उसका एक जो सबसे पहला सिम्टम होता है वो होता है नॉक्चूरिया, कि रात में बार बार उठना, जिसकी वजह से पेशेंट सबसे पहले आता है। अच्छा, और एक क्वेश्चन रिलेटेड टू वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। बोलिए जी, बोलिए सालिम जी। आप अपने टीवी की वॉल्यूम थोड़ा कम करके फिर अपना। हाँ, ये प्रोस्टेट जो है ये आयुर्वेदिक टाइप से ट्रीटमेंट होता है या सर्जरी होता है? देखिए, पहला जो सवाल है आपका कि जो रात में बार बार पेशाब के लिए आपको उठना पड़ता है 70 साल की उम्र में, तो इसमें ये प्रोस्टेट भी इसका कारण होता है। ठीक है, तो मगर अगर प्रोस्टेट कारण होगा तो आप डॉक्टर को दिखाएंगे, और जब प्रोस्टेट की मेडिसिन शुरू कर देते हैं तो ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। मगर जो दूसरी बात है कि ये प्रोस्टेट के साथ भी हो सकता है, प्रोस्टेट के बिना भी हो सकता है। मतलब प्रोस्टेट एक्चुअली कॉज नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आप ये देखिए कि हम जैसे जो हमारी जो ब्लैडर है, अब वो उतना हेल्दी नहीं रहता 70 साल की उम्र में, हार्ट भी उतना हेल्दी नहीं रहता। तो जनरली एक उम्र के बाद रात में यूरिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, रात में यूरिन ज़्यादा बनता है बजाय दिन के मुकाबले। जब आप सो रहे होते हैं तो उस कंडीशन में बार बार यूरिन जाना पड़ सकता है। तो इस नॉक्चूरिया में प्रोस्टेट का इलाज भी करना है,
अगर दवाई खाने के बाद भी आपको उतनी बारी उठना पड़ रहा है तो इसका इवैल्यूएशन होगा कि आपका हार्ट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, आप पानी कितना पी रहे हैं रात में सोने से पहले। सिर्फ पानी कम करना तो एक इलाज है, मगर उसके बाद अगर वो कम हो गया रात में यूरिन उठना तो ठीक है, मगर अगर फिर भी नहीं हुआ तो हमें फिर उसका अलग कारण ढूंढना पड़ेगा। तो कभी कभी ये हो रहा है हार्ट कमज़ोर है तो रात में पेशाब भी ज़्यादा बन रहा है, तो हमें फिर कुछ इस तरीके की दवाई देनी पड़ती है कि दिन में पेशाब ज़्यादा बने और रात में कम बने। वो रेयरली देनी पड़ती है, मगर ऐसी दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं, तो वो इवैल्यूएशन की ज़रूरत है जी, इवैल्यूएशन की ज़रूरत और है। आपने जैसा बोला कि इसमें दूसरे आयुर्वेदिक या इन सब में इलाज है, तो इलाज हर चीज़ में है, एलोपैथी में भी है, आयुर्वेद में भी है, होम्योपैथी में भी है, बट आपके पास सही आदमी होना चाहिए जिसके पास आप जी जाएं। बिल्कुल, आयुर्वेद से भी इसका इलाज मुमकिन है। आपको इत्मीनान कुन जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। अच्छा, यहीं के यहीं क्योंकि हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पसीर होने जा रहा है, तो डॉक्टर हेमंत आपसे हम लास्ट पैगाम अपने नाज़रीन के लिए लेना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि पेशेंट को समझना पड़ेगा अपने सिम्टम कि उसको किस तरीके के सिम्टम हैं, उस तरीके के सिम्टम के साथ सही यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, सही डॉक्टर के पास जाएं, या अपने जो फिजिशियन के पास जाएं, वो ठीक से गाइड करें कि इनको यूरोलॉजी ओपिनियन की ज़रूरत है। इसमें भी आपको आपका कंप्लायंस बहुत ज़रूरी है, जो डॉक्टर बोल रहा है वो करना बहुत ज़रूरी है। जो छोटी छोटी जांचें हैं वो जांचें करके उस पर फेथ रखें। इस चीज़ का इलाज एक दिन में नहीं होता, इस चीज़ के इलाज में आपको महीने से 2 महीने में रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। तो इतना कॉन्फिडेंस आपको डॉक्टर, ये नहीं कि आपने डॉक्टर के पास गए, 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट लिया, आपने बोला कुछ आराम नहीं हुआ, आपने डॉक्टर चेंज कर दिया, तो आपको 1 से 2 महीने डॉक्टर को भी देने पड़ेंगे। उसको पूरा विश्वास करना पड़ेगा, जो वो बोला वो काम, वो दवाई लेनी पड़ेगी, वो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो ज़रूर असर आएगा। बिल्कुल असर ज़रूर आएगा। डॉक्टर सिद्धार्थ, शॉर्ट में अपना पैगाम दीजिए। देखिए, मैं बोलना चाहूँगा कि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का पार्ट है। अपना वज़न घटाने की कोशिश करें, कंट्रोल में रखें। हमारे देश में शुगर के मरीज़ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई बार पता नहीं लगता, लोगों का वज़न बढ़ने लगता है, कुछ समय बाद इन्फेक्शन होता है, फिर उन्हें पता लगता है कि अब उन्हें शुगर का मर्ज़ डेवलप हो गया है। ऐसे सभी पेशेंट्स में यूरिनरी इनकंटिनेंस, यूरिनरी इन्फेक्शन के रिस्क ज़्यादा रहते हैं। जिन लोगों को ये सिम्टम्स नहीं भी आए हैं, हमें ज़रूरत है कि हमारे 40 वर्ष से ऊपर के पुरुष और महिला अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वज़न कम रखें, एक्सरसाइज को अपना रूटीन बनाएं, और जब भी कोई भी सिम्टम डेवलप होता है अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डॉक्टर सनी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, इस बीमारी के लिए डॉक्टर के पास ज़रूर आएँ। इसका बहुत ही साधारण इलाज होता है और ये फाइनेंशियली बहुत महंगा इलाज बिल्कुल नहीं है। ऐसा आप बिल्कुल ना सोचिए कि ये बहुत महंगा इलाज है। इसके काफ़ी सारे ट्रीटमेंट तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी और एक्सरसाइज से ही हैं, और मेडिसिन, सर्जरी रेयरली रिक्वायर्ड हैं। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आप प्लीज़ इसको ना समझिए, इसका बहुत सिंपल तरीके से इलाज मुमकिन है। जी, बहुत बहुत खूब। और आप तीनों ही माहिरीन ने वाकई आज इस मौजू से जुड़ी तवील और तफसीली जानकारी हमारे नाज़रीन को फराहम की। आप तीनों का बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, जैसे कि हमने देखा, हम जो इंसान है ना, हमारे अंदर फरहान कहीं ना कहीं क़ुव्वत बर्दाश्त जो है काफ़ी हद तक होती है। हम एडजस्ट करते हैं कई चीज़ों के साथ और कई अमराज के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे अमराज हैं जो ठीक भी हो सकते हैं, इसके बजाय कि हम सही वक्त पर उनको डॉक्टर को दिखाएं जाएं, हम नहीं करते, वो चीज़ें नज़रअंदाज करते हैं। तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आज का ये जो आपको एपिसोड है, ये जो शुमारा है, काफ़ी पसंद आया होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ चलते चलते, जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hello.drdd@gmail.com, और साथ ही आप हमारा ये प्रोग्राम DD उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। दीजिए हमें इजाज़त। आदाब। पेशाब पर कंट्रोल न कर पाना एक बीमारी है। इसकी रोकथाम करना मुमकिन है। पेशाब पर कंट्रोल न रख पाने से बचने के लिए वजन को तवाजुन में रखें। इससे बचाव के लिए सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाएं। सिगरेट, तंबाकू, शराब से परहेज करें। पर कंट्रोल न रख लिक्विड चीजें इस्तेमाल न करें। ज्यादा भारी वजन उठाने से बचें।
जल्दी टिफिन पैक